हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन। ठीक है, 6th चैप्टर है हमारा। और बाकी सारे चैप्टर जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो सब ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ पर क्लिक करके आप अगर पीछे के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो पढ़ लें फिर इसको पढ़ें। ठीक है, क्योंकि जितने भी फिजिक्स में चैप्टर हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप पहले के चैप्टर पढ़ोगे तभी ये सारे चैप्टर आपको समझ में आएंगे। तो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आनी चाहिए कि हाँ मुझे अच्छे से समझना है इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 क्वेश्चन सीओ सर्टेन आते ही आते हैं नीट एग्जाम में, और 2 जेई में आने ही आने हैं। ठीक है, इससे 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार नीट में, और जेई में 2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। तो हमने जो कोर्स फ्लो बनाया है बच्चों, इसमें आप देख लो, इसमें आज मैं कवर करूँगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और प्रॉब्लम करूँगा सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड। उसके बाद अगले लेक्चर में करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये दोनों अलग टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद ये लास्ट के जो 5 टॉपिक है ये सारे के सारे रोटेशन के पार्ट हैं। ठीक है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग मोशन, इंक्लाइंड प्लेन के रोलिंग। ठीक है, ये सारे हमारे पार्ट हैं रोटेशन मोशन के। तो 3 क्वेश्चन से वो सर्टेन आएगा ही आएगा। अगर आप एकदम थ्रोली वीडियो लेक्चर को देखोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, नोट्स बनाओगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, किसी भी चैप्टर का। चलिए तो शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चों, इस पेन को ध्यान से देखो आप। ठीक है, ये पेन जो है हमारा, इसका सेंटर ऑफ मास ये एक रॉड की तरह है। इसका सेंटर ऑफ मास एकदम मिडिल में लाई करता है, बीच में, है ना। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, यहाँ मैं छोड़ के इसको, है ना, थोड़ा सा इधर आएगा ये। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है हमारा, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट where whole mass of the body can be assumed। ठीक है, या where whole mass of the body is concentrated, सारा का सारा बॉडी का मास यहीं पे है। इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इसी में मैं अगर एक दूसरा पेन लूँ, एक मैंने मार्कर ले लिया। ठीक है, अब देखो ये मार्कर का सेंटर ऑफ मास बीच में लाई होना चाहिए, यहाँ पे लाई करना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं अगर इसको यहाँ पे रखूंगा तो बच्चों ये नहीं टिकेगा। देखो थोड़ा सा ये इधर लाई कर रहा है, देखो थोड़ा सा इधर जा रहा है ना। क्यों जा रहा है पता है आपको? क्योंकि इधर वाला पार्ट जो हैवी है, ढक्कन कवर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो मुझे अपने हाथ को थोड़ा सा इधर की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा मैं उधर की तरफ शिफ्ट करूंगा। अब देखो, अब ये, है ना, दिख रहा है आपको, बीच में नहीं है, थोड़ा सा इधर की तरफ है। तो एक बात और पता लगा यहाँ से कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवी बॉडी की तरफ लाई करता है ना। इधर कवर लगा हुआ हैवी बॉडी है तो उधर की तरफ ये लाई कर रहा है। ठीक है, बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि सेंटर ऑफ मास हैवी बॉडी की तरफ लाई करता है, और बॉडी अगर यूनिफॉर्म हो तो एग्जैक्ट मिडिल में, बीच में लाई करता है। ठीक है, आगे समझ में सेंटर ऑफ मास क्या है। अभी मैं फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा और सारे बॉडी का बताऊंगा मैं धीरे धीरे। पहले थोड़ा सा बता दे कि सेंटर ऑफ मास है क्या, है ना। सेंटर ऑफ मास का परिचय करवा दे, इंट्रोडक्शन करवा दे आपसे। ठीक है, एक और साथ में वर्ड आता है सेंटर ऑफ मास के साथ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कॉमन सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का होल वेट को आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, जहां पे होल ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्ट करता हुआ माना जा सकता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। स्मॉल बॉडीज के लिए, जैसे स्पेन के लिए, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही पॉइंट पे होगा। ठीक है, लेकिन हेवी बॉडी लाइक माउंट एवरेस्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे होता है सेंटर ऑफ मास से। क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटी का वेरिएशन होता है बच्चों हाइट के साथ। अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। ठीक है, तो नीचे कुछ और ग्रेविटी होता है, मिडिल में कुछ और ग्रेविटी होता है, ऊपर कुछ और ग्रेविटी होता है। तो इस कारण से वहाँ पे होल वेट को हम एक पॉइंट पे एज्यूम करता हुआ, सॉरी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कॉन्साइड नहीं करवा सकते वहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ के लिए लिखा भी हुआ है बच्चों आपके लिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू एक्ट ऑन इट। ठीक है, और इफ ग्रेविटी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द मास, है ना, पूरे मास में ग्रेविटी सेम हो तो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेगा सेंटर ऑफ मास से, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नहीं करेगा ये। ठीक है, ये नीट 2017 में आया था, जेई में भी पहले आ चुका है कि क्या सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है? ऑलवेज नहीं करता बच्चों। ठीक है, कब करता है? जब बॉडी का होल मास डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रेविटी चेंज ना करे, छोटा बॉडी हो। ठीक है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब हम करते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास को डिटेल में, है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, एन पार्टिकल सिस्टम। देखो एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं, ये कोऑर्डिनेट ले लिया हमने।
ये मान लिया हमने m1 मास और इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया बच्चों हमने r1, ठीक है, और ये ले लिया हमने m2 मास और इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने r2, ठीक है बच्चों। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इसके बीच में लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होता है बच्चों r सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और अगर n पार्टिकल हो, है ना, फॉर n पार्टिकल, अगर बहुत सारे पार्टिकल हो, उस केस में जो r सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों ये होगा हमारा m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट 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 mn rn, ठीक है, अपॉन में क्या होगा हमारा सारे मासों का सम m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, करेक्ट है। ये क्या हो गया हमारा r सेंटर ऑफ मास। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर देखें, ठीक है, तो मैं अगले पेज पे करूँ कोऑर्डिनेट फॉर्म में कि मान लिया कि ये कोई पार्टिकल मास हमने m1 लिया था और इसका कोऑर्डिनेट था x1, y1, ठीक है, और ये कोई पार्टिकल हमने m2 लिया, इसका कोऑर्डिनेट है हमारा x2, y2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बच्चों x सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर n पार्टिकल हो तो आप mn xn तक चला जाना, ठीक है। वैसे ही अगर y सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत ही आसान है लिखना। अगर यही 3D में हो, है ना, तो z सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे कर देंगे आप, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में समझ गया आ गया और आपको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे कह दे कि एक m1 मास है एक m2 मास है, दोनों r डिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है, मास अलग अलग है ना। मान लिया हमने बच्चों की m1 हमारा ग्रेटर है m2 से, तो यहाँ पे ये मिडिल है, मिडिल पे लाई नहीं करेगा बच्चों, ये जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा m1 की तरफ लाई करेगा। क्यों? क्योंकि m1 जो है हमारा वो हेवी बॉडी है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस मैंने ले लिया m1 से r1 और m2 से ले लिया हमने r2, ठीक है। तो r जो होता है बच्चों हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ठीक है। हमने क्या बताया था आपको, सेंटर ऑफ मास हेवी बॉडी की तरफ लाई करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस छोटा होगा अगर m बड़ा हुआ, m अगर लार्जर हुआ तो ये डिस्टेंस क्या होगा, छोटा होगा, मतलब r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि r1 बाई r2 इक्वल टू होगा m2 बाई m1 के, ठीक है। और यहाँ से याद रखना कि m1 r1 इक्वल होता है बच्चों m2 r2 के, इस पे भी न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। m1 r1 इक्वल टू m2 r2, करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ से बच्चों अब r1 निकालना हो अगर, है ना, ये डिस्टेंस r1 निकालना हो, ठीक है, तो क्या होगा, देखो r1 के लिए m2r अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा बच्चों। ट्रिक देखो, यहाँ पे r1 है तो यहाँ पे m2 है, ठीक है, और अगर r2 निकालना हो, ठीक है, तो उल्टा m1r अपॉन m1 प्लस m2। ये बच्चों फॉर्मूला है आपका r1 और r2 निकालने का, ठीक है। बहुत आसान है फॉर्मूला, याद रहेगा। डिनोमिनेटर को तो याद रखना ही नहीं है, नीचे क्या है m1 प्लस m2, यहाँ भी m1 प्लस m2। यहाँ पे जब r1 निकालना हो तो m2r है ना, अपन m1 प्लस m2, और यहाँ पे सॉरी r1 है तो यहाँ पे m2 है, और यहाँ पे जब r2 है तो m1 है। आसान है, ट्रिक समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहीं पे देख लो, अगर मैं कह दूं कि दोनों इक्वल मास है ना, इसी में कर लेते हैं कि इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, दोनों मास मान लिया हमने सेम है। दो मास अगर सेम हो तो बीच में लाई करेगा ना, मिडिल में लाई करेगा, यही मैं प्रूफ करूंगा अभी। देखो मान लिया दोनों सेम है, ठीक है, तो उस केस में r1 क्या होगा हमारा m2r, तो यहाँ ऊपर हो गया हमारा mr क्योंकि m2 भी m के इक्वल है, और नीचे क्या हो गया हमारा 2m, तो देखो क्या आ गया हमारा r/2, ठीक है। अगर आप r2 भी निकालोगे तो m1 भी m के इक्वल है ना, तो mr अपॉन m1 m2 क्या हो गया हमारा 2m, तो ये भी क्या आ रहा है r/2। आया समझ में? मतलब ये दोनों बॉडी का मास अगर इक्वल हो तो देखो r/2 आ रहा, मतलब एकदम मिडिल पे यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर m1 ग्रेटर है m2 से, या हो सकता था कि m2 ज़्यादा होता है m1 से, ठीक है, तो भी यही फॉर्मूला वैलिड होगा। क्या? r1 निकालना हो तो m2r अपॉन m1 प्लस m2, और अगर r2 निकालना हो तो m1r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो क्या क्या समझ में आ गया आपको? दो पार्टिकल के लिए समझ में आ गया आपको, कोऑर्डिनेट का फॉर्म में समझ में आ गया आपको, सेंटर ऑफ मास, है ना, और क्या पोजीशन वेक्टर के समझ में आ गया है ना, पोजीशन वेक्टर के टर्म में क्या होता है।
अच्छा, तीन बातें सेंटर ऑफ मास के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहली बात कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट मोमेंट जीरो होता है। जैसे ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास था, तो इसके अबाउट ना ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ना ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये देखो, है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट मोमेंट क्या होता है, जीरो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं इधर रखूँ, इधर की तरफ रखूँ, तो देखो ये इधर की तरफ भागना चाह रहा है, थोड़ा सा मैं इधर रखूँ तो उधर की तरफ जाना चाह रहा है, ये है ना। तो हमने एकदम मिडिल में ले आया है इसको, तो देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट मोमेंट क्या है हमारा, जीरो। आगे समझ में। दूसरा बच्चों कि सेंटर ऑफ मास जो है हमारा वो मे लाइज इनसाइड और आउटसाइड बॉडी, ये बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है। जैसे मान लो एक रिंग ले लो, ठीक है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। लेकिन अगर एक एल शेप ले लो, है ना, ये एल शेप का हमने रॉड ले लिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है। देखो ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ठीक है ना। एक रॉड ले लिया हमने, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, बीच में। सेंटर ऑफ मास बॉडी पे भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, इनसाइड हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास का डिपेंड करता है शेप एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने अभी एक मार्कर से एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। इसका शेप देखो, यहाँ पे मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा हेवी बॉडी की तरफ लाई किया था, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो है वो डिपेंड करता है बच्चों मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, कैसा शेप है, कैसा साइज है, इस बात पे डिपेंड करता है उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आगे हमने आपके लिए लिख के रखा हुआ है सारे बॉडी का। पहले तो मैं 4 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास लिख के रखा हुआ है सारे बॉडी का। प्लेट कहाँ लाई करता है, ठीक है, रिंग का कहाँ लाई करता है, डिस्क का कहाँ लाई करता है, सारा हमने लिख के रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ तो समझ में आ गया आपको कि सेंटर ऑफ मास किस चिड़िया का नाम है ना, फॉर्मूला पता लग गया आपको, ठीक है। यहीं पे आप लोग जैसे आपने आरसीएम लिखा ना, ऐसे ही आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो आप, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ऐसे ही आप vcm, ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो, है ना, कोई फर्क नहीं है, सब आसान है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं तब जाके क्लियर होगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन का कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, है ना, जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ, ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि 3 रॉड है सेम मास का, आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये तीनों रॉड है, सेम मास ले लिया हमने, है ना, एम मास, तीनों का एम मास है, ठीक है। अब कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। देखो, सेंटर ऑफ मास में बच्चों मैं आपको 3 तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट करवाऊंगा, एक होता है आपका कि एक डिस्क में से छोटा डिस्क काट लिया जाता है, वो करवाऊंगा, ठीक है। और एक और करवाऊंगा मैं, जैसे ये आपका एक स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर सीट है ये कोई, इसमें से ये वाला पार्ट काट लिया गया, है ना, पोजीशन वेक्टर के। तो जितने भी टाइप से क्वेश्चन आते हैं सब मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों, देखो ये रॉड है, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, इस मिडिल पॉइंट पे, है ना। इसका कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे, और इसका कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा कभी 3 रॉड जोड़ दे, ठीक है, या कुछ इस टाइप का आ जाए, है ना। जैसे मैं अगले चैप्टर में हाँ, जैसे इसका ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका पार्टिकुलर का सेंटर ऑफ मास लिख लेंगे, ये पार्टिकुलर पॉइंट है, क्योंकि ये होल मास बच्चों आप यहाँ पे ज्यूम कर सकते हो, ये होल मास आप यहाँ पे ज्यूम कर सकते हो, और ये होल मास आप यहाँ पे ज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखूं मैं बच्चों, तो ये होगा a/2, 0, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पूरा a है, तो a/2, 0। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं तो 0 x कोऑर्डिनेट पे और y पे a/2 है, करेक्ट है, क्योंकि y एक्सिस का लाइन है, ठीक है। और इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये होगा बच्चों a/2, a/2, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। अब क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे आप x सेंटर ऑफ मास। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, m1 x1 प्लस m2 x2, 3 है ना, प्लस m3 x3, और अपॉन में क्या होगा हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। मिटा दूं मैं इसको, हाँ मिटा दिया, सही है यहाँ तक। अब देखो m1 इसको मान लेता हूँ मैं, तो ये हो गया हमारा m, ठीक है। और x1 कितना ले लूँ मैं इसका, a/2, है ना, प्लस इसको हमने m2 ले लिया, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 0, प्लस एक और m ले लिया, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा a/2, उन तीनों मास का सम कितना हो गया 3m, ठीक है। अब ये m a/2, ठीक है, तो हमारा ये कितना होगा m
ए, है ना, अपॉन 3m। तो यहाँ से आ गया बच्चों a/3, क्या आ गया a/3, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना, जोड़ घटाओ है सिंपल। चलिए ऐसे ही वाई सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है। वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे आप तो फिर से m1 y1 देखो, है ना, m और y1 कितना है 0, प्लस m2 y2 तो ये m इंटू a/2, प्लस m3 y3 तो ये m इंटू फिर से a/2, अपॉन मास कितना है हमारा फिर से 3m, ठीक है यार, समझ में। तो यहाँ भी क्या आएगा हमारा सेम जैसा ऊपर वैसा है नीचे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया हमारा a/3 a/3, ठीक है। हेंस आंसर इज a/3 a/3। बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 3 बॉडी है इक्वल मास का, प्लेस्ड है वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, ठीक है, मतलब सारा का सारा साइड क्या है ए। तो इसका मान लेता हूँ मैं 0,0, इसका मान लेता हूँ मैं a,0। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, सेंटर ऑफ मास में मैं भी जब अपने टाइम पढ़ता था, जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं ये कंफ्यूज रहता था कि सर जो है वो इसी की ओरिजिन क्यों मानते हैं, इसको है ना, इसके रेस्पेक्ट में क्यों नहीं निकालते, इसके रेस्पेक्ट में क्यों नहीं निकालते। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि सेंटर ऑफ मास जो है हमारा वो किसी पॉइंट के रेफरेंस में, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, ठीक है। जैसे मैं अभी इस पॉइंट से निकाल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास इसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, है ना। जैसे आदमी का सेंटर ऑफ मास लाई करता है उसके नाभि पे, ठीक है, तो उसका नाभि जो है वो घुटने से किसी और डिस्टेंस पे होता है, उसके नाक से किसी और डिस्टेंस पे होता है ना, उसके सर के बाल से किसी और डिस्टेंस पे होता है। तो सेंटर ऑफ मास जो है हमारा वो हर पॉइंट से उसका डिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन पोजीशन वही होता है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जैसे नाभि में है तो हमारे नाभि में ही रहेगा, लेकिन उस पॉइंट का डिस्टेंस हमारे नाक से कुछ और होगा, कान से कुछ और होगा, है ना, फॉरहेड से कुछ और होगा, आया समझ में। तो सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे लाई करता है, लेकिन अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको ओरिजिन मान के कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट है। ये एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको पता है थीटा के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा हाइपोटेनस टाइम साइन थीटा, ठीक है। और ये कितना होगा हमारा हाइपोटेनस टाइम कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा हमारा ये होगा बच्चों a cos 60, ये क्या होगा a cos 60, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा a sin 60। आया कोई समझ में, यही तो हाइट है इसका वाई है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा a sin 60 और ये कितना है a cos 60। इन सर कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो cos 60 कितना होता है sin 30 के इक्वल, यानी कि 1a/2, और sin 60 कितना होता है √3/2। बस इतना के बाद तो सिंपल, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही दूसरा क्वेश्चन है, इतना ही करना था। यही एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो m1 x1, तो इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, इसको m3 मान लो। तो m1 x1, m2 x2, m3 x3, यानी कि a/2 अपॉन 3m, ये तो खत्म हो गया 0, है ना। ma और ma/2 कितना होगा बच्चों 3ma/2, है ना बच्चों, 1/2 और 1 तो हमारा 3/2 ही होता है, ठीक है। अपॉन नीचे क्या हो गया हमारा 3m, तो फिर से हमारा काट के क्या आया a/2, ठीक है। क्या लग रहा है इस बार भी दोनों कोऑर्डिनेट सेम आएगा, नहीं अलग अलग आएगा। देखो y सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, y सेंटर ऑफ मास फिर से ले लिया m1 y1, है ना, m1 और y1, m2 और y2 तो ये भी 0, m3 और y3 कितना है हमारा √3a/2 अपॉन टोटल मास कितना हो गया हमारा 3m, ठीक है। m से m को मार देगी, ये से तो 0 ही है ना। तो यहाँ से आगे बच्चों √3a/6 अलग है नहीं ये, है ना, a√3 है √3a/6। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बच्चों वो होगा a/2, √3a/6, ठीक है। ये है हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दोनों आसान क्वेश्चन थे, करके मजा आ गया। चलिए अब आते हैं एक और आसान क्वेश्चन पे। अभी तो बस आसान कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको डर ना लगे, फिजिक्स से आप डरो ना, आपके डर को दूर करने का बस प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो तो कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल, है ना। तो क्या करोगे आप, आर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन में क्या टोटल मास का सम m1 प्लस m2 प्लस m3, ये तो होता है।
कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, एकदम बेबी लेवल क्वेश्चन है, बच्चों का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको M1 यानी कि 1 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको 2 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करना है और इसको आपको 3 किलोग्राम से करना है ना, इतना तो आता है आपको। तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो तो ये होगा हमारा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, प्लस M2R2, तो इसको दोगुना करो है ना, इसको दोगुना करोगे तो क्या होगा, ये 2i माइनस 8j और प्लस 2 2 जा 4k, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको दोगुना करने पे देख लेना कोई गलती तो ना हो रहा है, ठीक है। प्लस इसको क्या करना है, 3 गुना, तो ये होगा बच्चों हमारा 6i माइनस 6j प्लस 3k, ठीक है, और अपॉन में टोटल मास का सम, ठीक है, जो कि है हमारा 336, ठीक है। अब क्या करोगे, i को i के साथ ऐड कर दो, j को j के साथ ऐड कर दो, k को k के साथ ऐड कर दो, तो 4i और 2i 6i और 6i कितना हो गया 12i, j में लिखते हैं 2j और यहाँ पे कितना है हमारे पास माइनस का 14 है ना, तो ये माइनस का हो गया 12j, ठीक है। अच्छा k में कितना है हमारे पास 3k और 4k 7k और 3k 10k, तो प्लस 10k अपॉन में 6, ठीक है। यहाँ पे बस कैलकुलेशन बच्चों जो जितना फास्ट कर लेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं टाइम बचाने के लिए होते हैं। अगर आपने 30 सेकंड में 20 सेकंड में इसको कर दिया तो यहाँ पे आप 30 सेकंड बचा सकते हो इस प्रॉब्लम में, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट आपके पास क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अब क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करो सबको, तो ये होगा 2i माइनस 2j प्लस 10/6k, ठीक है। और अब काटोगे अगर तो 2 5 जा 2 3 जा, तो इसको आप कह सकते हो 2i माइनस 2j और प्लस 5/3k, ठीक है। आसान है ये, ठीक। मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, सेंटर ऑफ मास बहुत ही आसान होता है। चलिए अब फिर से कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2a, ठीक है। तो इस पॉइंट का ये जो पोर्शन, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा होगा, इसका यहाँ लाई कर रहा होगा, इसका यहाँ लाई कर रहा होगा, है ना। तो इन तीनों को अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ कहीं पे आएगा ये, है ना, क्योंकि ये ऐसा कुछ लाइन हो गया ये, है ना। तो अच्छा दूसरी बात कि मास तो हमें दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये 2a है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2a, 0, यहाँ पे लिख लो 0, 0, यहाँ पे क्या लिख दूँ बच्चों 2a, 2a और यहाँ पे क्या लिख दूँ 0, 2, कोई दिक्कत, हमने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ठीक है, इसको हमने कोऑर्डिनेट लिया, ठीक है। अब बारी बारी सबको कोऑर्डिनेट दे दो। अब इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या दोगे आप, इसका सेंटर ऑफ मास देखो ये कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 2a है, ये कितना है a है, तो ये a और 2a के बीच में है, तो कितना होगा बच्चों 1 और 2 के बीच कितना होता है 1.5 होता है, 3a/2, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3a/2 और y में कितना होगा ये a/2, ये डिस्टेंस है ना y में हमारा, तो ये कितना है हमारा a/2, आ रहा समझ में, 10th क्लास का कोऑर्डिनेट है ये a है हमारा, है ना, और ये 2 है। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इसका तुम आसानी से कह दोगे कि सर ये a/2, a/2 होगा। इसका कितना होगा, इसका देखो x में a/2 और y में 3a/2, ठीक है, क्योंकि y में फिर से 3 बता ही लगे कि ये a है हमारा, ये 2 है, तो उसके बीच में 3a/2। तो फिर से वही बात, एक सेंटर ऑफ मास निकालिए जो कि होता है हमारा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अब किसी को भी m1 मान लो कि सबका सब सेम मास है, और बच्चों मास इसलिए नहीं दिया होता है कि कट जाता है, ये देखो ना नीचे का भी सेम मास है, 3m होगा, कट जाएगा ये, ठीक है। तो कैसे मानना चाहते हो बताओ आप, यहाँ से मानना किसी को भी, इसको m इसको m ऐसे मान लो, ठीक है। चलो मैं इसको मान लेता हूँ m, अच्छा मास जब सेम ही है तो अलग अलग क्यों मानना, ठीक है। चलो तो m यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 3a/2 प्लस m यहाँ पे कितना है हमारा a/2 प्लस m यहाँ पे कितना है हमारा a/2 अपॉन नीचे क्या हो गया हमारा 3m, सही है। अब यहाँ पे बच्चों m जो है ना सारा कॉमन लेकर के यहाँ पे काट सकते हो आप, इस m से सारे को ऊपर सारे को कॉमन लेकर काट सकते हो, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे किस किस को 3a/2 प्लस a/2 प्लस a/2, ये देखो ये a/2 तो हमारा a हो गया है ना, तो 3a/2 3/2 और ये एक तरह से a आपका 3/2 और प्लस ये a है, ठीक है। 3/2 होता है 1.5 रुपया, है ना, इसे आसान बता रहा हूँ मैं आपको ट्रिक, कैसे आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, एलसीएम ना लेना पड़े, ठीक है।
ये 1.5 रुपया है, ये 1 रुपया, कितना हुआ 2.5 रुपया है ना, यानी कि ये हो गया 5a/2 और नीचे 3 है, ठीक है। तो 5a/2 और नीचे 3 है, तो ये हो गया 5a/6, ये हो गया हमारा x सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास करोगे तो m1 y1 है ना, तो ma/2, यहाँ भी प्लस ma/2 और यहाँ भी m और क्या लोगे 3a/2। तो जैसा ऊपर वाले का आ रहा है वैसा ही इसका भी आ रहा है, नीचे क्या ले लोगे आप 3m, ठीक है। तो यहाँ भी आपका आएगा 5a/6। 5/6 मतलब कितना होता है बच्चों 0.8 के आसपास, ठीक है। देखो ये हमारा 0.8 है, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों वो 0.8a, 0.8a, क्योंकि 5 में 6 से डिवाइड करो तो लगभग 0.8 होता है, ठीक है। देखो ये हमारा a था, ये था हमारा a, ये क्या था हमारा a, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे लाई करेगा बच्चों, इस पॉइंट पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कलर कर देता हूँ मैं, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा 0.8, 0.8, ठीक है। आगे समझ में, बहुत आसान था। अच्छा इसको आप और भी तरीके से कर सकते हो, है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट मोमेंट 0 होता है, आप उससे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए कहे तो आप उस वाले तरीके से करोगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। हमने जो अब तक देखा उसमें जो मास था वो पॉइंट मास था, ठीक है। n पार्टिकल सिस्टम देखा या 2 पार्टिकल सिस्टम देखा, वो सारे के सारे क्या थे पॉइंट मास। अब हम जो पढ़ने वाले हैं ये सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। कंटिन्यूअस बॉडी क्या होता है बच्चों, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, ये सारे के सारे क्या होता है बच्चों यूनिफॉर्म बॉडी, ठीक है। रॉड है ना, याद कर लो, रिंग, डिस्क, स्फीयर में 2 होंगे हॉलो और सॉलिड, सिलेंडर में 2 होंगे हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। और रॉड, ठीक है, और भी बहुत होंगे, ट्रायंगुलर लैमिना वगैरह होगा। तो ये सारे बच्चों आते हैं कंटिन्यूअस बॉडी में। इसमें लिखा होता है कंटिन्यूअस बॉडीज या कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सो देखो इसमें बच्चों जो फॉर्मूला होता है हमारा, एग्जांपल में लिख देता हूँ मैं, है ना, कि किसके लिए, इसका एग्जांपल है रिंग, डिस्क, स्फीयर, रॉड, सिलेंडर, है ना, ये सारे इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें जो बच्चों फॉर्मूला होता है हमारा एक्स सेंटर ऑफ मास का, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन एम, जहाँ पे वेयर एम जो होगा हमारा ये टोटल मास होगा, ठीक है। अगर आपको टोटल मास नहीं दिया हुआ है तो आप इसको यूज करेंगे। वैसे ही वाई सेंटर ऑफ मास जो होता है बच्चों वो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम, है ना, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। या आप कह सकते हो फिर से वही बात, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन एम, ठीक है। सिमिलरली बच्चों जेड सेंटर ऑफ मास होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, या 1/m, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएम, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कंटिन्यूअस बॉडी का क्वेश्चंस करने के लिए आपको लेमडा, सिग्मा और रो की जानकारी होनी चाहिए, आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार रिकैप करवा दूं बच्चों कि मास डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का होता है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आप लीनियर की बात करें, लीनियर मास, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करें तो लेमडा से डिनोट करते हैं इसको, ये होता है पूरा मास अपॉन पूरा लेंथ, या एलिमेंट्री मास अपॉन एलिमेंट्री लेंथ, dm/dl या m/l, ठीक है। तो यहाँ से आप dm को, है ना, लेमडा इंटू dl भी कह सकते हो, या आप m/l इंटू dl भी कह सकते हो, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम। और क्या बताया था मैंने, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं लॉज ऑफ मोशन वगैरह वाले में, और जान लो आप, फिर से बता देता हूँ मैं, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, ठीक है बच्चों। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है पूरा मास अपॉन पूरा एरिया, होल मास अपॉन होल एरिया, या एलिमेंट्री मास अपॉन एलिमेंट्री एरिया का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से आप डीएम जो है इसको आप सिग्मा इंटू डी कह सकते हो, या m/a डी कह सकते हो, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो या तो सिग्मा डी कह लो और सिग्मा m/a रख लो, तो इसे कहते हैं हम सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका यूज होता है बच्चों कहाँ कहाँ पता है आपको, सीट में यूज होता है इसका, और कहाँ कहाँ होता है यूज का, हॉलो स्फीयर में, ठीक है। इसका यूज होता है बच्चों रॉड में, सिलेंडर में, है ना, रॉड, सिलेंडर, रिंग, वायर, ठीक है, इन सब में यूज होता है आपका लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का।
इसको ध्यान से पढ़ लो आप, 12th में भी आएगा, वहाँ पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा बच्चों वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 3 तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। यहाँ पे क्या हो गया, रो से डिनोट करते हैं, ये होता है होल मास अपन होल वॉल्यूम या एलिमेंट्री मास अपन एलिमेंट्री वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से आप डीएम कह सकते हो रो डीवी, या कह सकते हो आप होल मास अपन होल वॉल्यूम इनटू डीवी, ठीक है। ये एक यूनिटरी मेथड है, समझ लो। जैसे मान लो कि एक रॉड है, ठीक है ना, और ये रॉड 20 मीटर का है, ठीक है ना, और इसका जो मास है बच्चों वो मान लिया 6 किलोग्राम, चलो ठीक है। तो आप क्या करते हो, ऐसे लिखते हो कि 20 मीटर का मास 6 किलोग्राम है, इसलिए 1 का कितना, तो 6/20, इसीलिए मान लो 2 मीटर का निकालना हो, 3 मीटर का निकालना हो कि 3 मीटर का मास कितना हो, तो क्या करते हो आप 6/20 इंटू 3 करते हो। तो क्या किया आपने, होल मास अपॉन होल लेंथ इंटू जितने लेंथ का निकालना है, यही तो किया आपने। तो वही तो यहाँ भी है, होल मास अपॉन होल लेंथ इंटू जितने लेंथ का निकालना है। तो ये एक यूनिटरी मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं जब पढ़ाई करता था अपने टाइम, तो मुझे ये बड़ा इसमें प्रॉब्लम होता था कि सर ये क्या बता रहे हैं, लेमडा सिग्मा रो, है ना, लेमडा, कभी डीएम को लेमडा डीएल लिख देते हैं, कभी लेमडा को, कभी डीएम को m/l डीएल लिख देते हैं, कभी डीएम को सिग्मा डीएल लिख देते हैं, कभी डीएम को m/a डीएल लिख देते हैं, कभी डीएम को रो डीवी लिख देते हैं, कभी डीएम को m/b डीवी ले जाते हैं ना। तो हमने क्या आपके लिए एकदम आसान तरीके में समझाया बच्चों कि 3 तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। जब रॉड का केस हो, सिलेंडर का केस हो, रिंग का केस हो, वायर का केस हो, उस केस में लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। और उस केस में आप एलिमेंट्री मास निकालने के लिए होल मास अपन होल लेंथ इंटू जितने लेंथ का निकालना है, ठीक है। जब कभी सीट हो, हॉलो स्फीयर हो, उस केस में सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। और एलिमेंट्री मास निकालने के लिए होल मास अपन होल एरिया इंटू डी ए। और जब कभी सॉलिड स्फीयर हो, क्या हो, सॉलिड स्फीयर, और क्या हो, सॉलिड क्यूब, ठीक है। तो इन केसों में आप क्या लोगे, वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आप टोटल मास अपन टोटल वॉल्यूम इंटू जितने वॉल्यूम का निकालना है। 12th क्लास में जब बस m के जगह पे आपको q रख देना है, ठीक है। यहाँ पे q/v या dq/dv, यहाँ पे q/a या dq/da, गॉस थ्योरम में खूब यूज होगा, दबा के यूज करेंगे इसका, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अपने पास है क्वेश्चन हमने नोट किया हुआ है। चलो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M, ठीक है। ये कोई M मास का L लेंथ का रॉड है। हमने क्या बताया आपको कि सेंटर ऑफ मास इसका बीच में लाई करता है, L/2 पे लाई करता है, यही बताया ना हमने। आप मत मानो हमारी बात को, क्यों मानोगे, मैं प्रूफ करके दूंगा तब मानना, ठीक है। तो देखो एक रॉड ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने क्या बताया था आपको कि एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ xdm अपॉन m, क्योंकि टोटल मास दिया हुआ है यहाँ पे m है। तो आप एलिमेंट्री मास कैसे निकालोगे, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा ds थिकनेस कंसीडर किया, ठीक है। फिजिक्स में बच्चों यही करते हैं, ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। और इसको हम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर लेंगे, 0 से लेके l तक। इस छोटे से एलिमेंट्री मास का dx का आप dm निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे dm चाहिए हमें, ठीक है। तो dm क्या होगा, अभी बताया हमने, पूरा मास अपन पूरा लेंथ इंटू जितने लेंथ का निकालना है, ठीक है, यही हो गया। और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके L तक हमें सेंटर ऑफ मास आ जाएगा यहाँ से। तो कर देता हूँ मैं 0 से L तक x, और dm का जगह क्या रख दिया हमने, m/l dx, ठीक है। अब m/l को बाहर ले जाओ, नीचे m है हमारा, है ना। तो यहाँ से m/l, और नीचे एक और m था हमारा ये वाला, और यहाँ पे 0 से लेके L तक इंटीग्रेशन x dx का, यहाँ m ने m को मार दिया, ठीक है। अब देखो x dx इंटीग्रेशन सिखाया हुआ बच्चों हमने, पावर 1 है, पावर में 1 ऐड करेंगे या पावर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या x²/2, ठीक है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L तक, और बाहर में कितना है हमारे पास, 1/L है ना, बाहर में 1/L है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों L²/2 माइनस वो क्या हो गया 0, है ना। काट पीट के क्या आया बच्चों वहाँ से L/2। देखा आपने, मेरी बात सही निकली, सेंटर ऑफ मास जो है वो बीच में लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, L/2 पे, ठीक है। तो ये तो था आसान क्वेश्चन, है ना। आप खुश रहोगे, अरे हमने तो क्वेश्चन कर लिया, अच्छी बात है। एनर्जी लाओ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और हार्ड होने वाला है।
देखो अब कह रहा है बच्चों कि इफ लीनियर डेंसिटी ऑफ द रॉड एल वेरी एज लेमडा इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यहाँ पे बच्चों रॉड का जो लेमडा है, ठीक है, ये वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ पे मोटा यहाँ पे पतला ऐसे करके है, ठीक है, लेंथ के साथ ये वेरी कर रहा है, धीरे धीरे मोटा ही होता जा रहा है इसका, ठीक है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे x जो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम एंड है, तो फिर से वही बात, x ले लिया हमने यहाँ पे dx ले लिया, ठीक है, और dx है ना, सॉरी dm क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है हमारा x सेंटर ऑफ मास का, इंटीग्रेशन ऑफ x dm। अच्छा यहाँ पे बच्चों आपको मास नहीं दिया हुआ है तो dm लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप dm कैसे निकालोगे, तो dm क्या होता है हमारा लेमडा dx, यानी कि यहाँ पे होगा a प्लस बी एक्स dx, सही है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे कर दो, कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से लेके l तक, ठीक है। तो देखो x dm, तो यहाँ पे आप x की जगह पे x रख दिया, dm की जगह पे रख दिया a प्लस बी एक्स dx, ठीक है, 0 से लेके l तक, है ना। और इंटीग्रेशन है, और कुछ नहीं है, आपको हार्ड लग रहा होगा, अरे क्या सर ये ax bx dx कर रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान है। और यहाँ पे dm की जगह पे नीचे भी रख दूं मैं a प्लस बी एक्स dx, है ना, 0 से लेके l तक, ठीक है। चलो मैं अपने चेहरे को थोड़ा साइड कर लूँ। हाँ, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो पहले तो इसको ओपन करो ब्रैकेट को, ax dx है ना, इसको भी 0 से लेके l तक करना है, ब्रैकेट खोल दिया, प्लस ये क्या है हमारा bx स्क्वायर dx, ये भी करना है 0 से लेके l तक। नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया हमारा a dx, ये भी 0 से l तक, और क्या हो गया हमारा bx dx, ये क्या हो गया हमारा 0 से लेके l तक, सही है, आसानी लग रहा होगा अभी तक। तो अब देखो ये क्या हो गया हमारा x dx का हो गया x स्क्वायर बाई 2, है ना, 0 से लेके l तक। मैं जानबूझ के इतना लंबा खींच रहा हूँ, मुझे तो यहीं से लिख दूंगा मैं l स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे हो गया हमारा बी एक्स क्यू बाई 3, तो ये हो गया हमारा 0 से लेके l तक। नीचे भी वैसे ही a dx, dx का होता है x, है ना, तो a x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक, और ये b, ये क्या हो गया हमारा x स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक, सही है। अब तक तो कुछ भी हार्ड नहीं था बच्चे। अब ये देखो ये क्या होगा ए एल स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा हमारा बी एल क्यू बाई 3, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से ए एल प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा बी एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है बच्चों। तो यही होगा हमारा एक्स सेंटर ऑफ मास का आंसर। इसको बच्चों और आप आगे सॉल्व भी कर सकते हो, आप सॉल्व करोगे तो ये जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ, ये आएगा एल 3a प्लस 2b l अपॉन 2a प्लस bl, ठीक है, ऐसा कुछ ये आंसर आएगा आपको, और आगे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आपको आंसर इसका लिखवा दिया है। चलिए अब और हम देखते हैं हम लोग। हाँ, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी इनफॉर्म बॉडी का, रॉड का निकालना सिखा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखा हुआ है सेंटर ऑफ मास ऑफ सम यूजफुल बॉडीज का, ठीक है। तो ये तो बता दिया हमने, पहले ही बता दिया था कि m1 m2 दो मास हो तो सेंटर ऑफ मास जो कहाँ लाई करता है, ठीक है। तो ये आपको पहले ही लिखा हुआ है। ये आप याद कर लो कि एक ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है, l लेंथ है, b इसका है ना ब्रेथ है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा हमारा वो l/2 है ना, कॉमा b/2। तो वेरी इजी, याद रखने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल सी बात है कि ये l लेंथ है, ये b ब्रेथ है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, है ना, l/2 कॉमा b/2 पे, ठीक है। हाँ, ये याद रखने वाली बात है बच्चों, एक ट्रायंगुलर प्लेट है तो यहाँ पे जो लाई करता है ये सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। मतलब नीचे से जो होगा हमारा डिस्टेंस ये h/3 होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा h/3। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस पूछे तो कितना होगा, तो ये होगा 2h/3, ठीक है। मतलब ऊपर वाले वर्टेक्स से ये 2h/3 पे लाई करेगा, नीचे वाले से h/3 पे। कहाँ पे लाई करता है वैसे, सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड क्या होता है बच्चों, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये हो गया हमारा सेंट्रोइड, ठीक है। अच्छा, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। इन सबका डेरिवेशन है बच्चों, लेकिन अब डेरिवेशन करने में आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है, बस याद कर लेना है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों वो नीचे से है ना, नीचे से डिस्टेंस जो होगा इसका ये 2r/π, ठीक है। नीचे से बता रहा हूँ ये 2r/π। ऊपर से अगर निकालना हो, यहाँ से निकालना हो तो r माइनस, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक r है, अब r माइनस 2r/π कर लोगे, ठीक है। ऊपर से किसका, सेमी सर्कुलर रिंग का, मतलब एक रिंग का आधा पार्ट, आप जो कंगन पहनते हो है ना, कड़ा पहनते हो, उसके आधे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3 है ना, तो ये भी नीचे से, कहाँ से, नीचे से, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस नीचे से होगा हमारा ये 4r/3, मैं इस पॉइंट से बात कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो डिस्क समझ गए आप, है ना, सेमी सर्कुलर डिस्क समझ गए। अच्छा, सिंपल रिंग का तो याद ही नहीं रखना है, बीच में लाई करता है ना, होल रिंग हो, होल डिस्क हो, पूरा डिस्क हो या पूरा रिंग हो, तो इसका तो एकदम बीच में लाई करता है, ये तो याद रखना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, हेमी स्फेरिकल सेल मतलब एक आधा टोपी है ना, हाफ टोपी, तो उसका कहाँ लाई करेगा बच्चों, नीचे से r/2 पे, है ना, नीचे से ये r/2 पे, ठीक है, हाफ टोपी। अच्छा, 3 और है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब वो टोपी तो है लेकिन टोपी खोखला नहीं है ना, सॉलिड है, मतलब तरबूज को आप हाफ से काट दो, है ना, वाटरमेलन को आप हाफ से काट दो, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा ये करेगा 3r/8 पे, ठीक है, तो समझ में आ गया, है ना। और वही अगर सॉलिड स्फीयर होता पूरा पूरा, है ना, तो उसका कहाँ लाई करता, बीच में, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फीयर हो मतलब कि वाटरमेलन का आधा पार्ट, ठीक है ना, या कोई भी गोला चीज को आप बीच से काट दो, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर कोन, सॉलिड सर्कुलर कोन का बच्चों 3h/4 पे लाई करेगा, कहाँ पे, 3h/4, ठीक है। और अगर हॉलो सर्कुलर कोन हो तो कहाँ पे लाई करेगा, नीचे से h/3, ऊपर से कितना होगा, तो h-h/3 कर लेना आप, आगे समझ में, बहुत ही आसान है। अच्छा, ये h/3 पीछे भी आया था कहीं पे, यहाँ आया था बच्चों, है ना, ट्रायंगुलर प्लेट में भी आया था h/3, ठीक है, और यहाँ भी आया था हमारा h/3, ठीक है, तो याद हो जाएगा। चलो, अगले लेक्चर में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे सेंटर ऑफ मास के, और करेंगे हम लोग एक टॉपिक, बढ़िया सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी, ठीक है, मतलब कि एक डिस्क में से एक ये डिस्क काट लिया गया तो सेंटर ऑफ मास में कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, ये करेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे सेंटर ऑफ मास के, ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के ऐसे ही पढ़ते रहो।